जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। सुनो भोनू, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे हित के सिवा कुछ नहीं सोच सकता। ये घर हमारा है, हम दोनों का है। घर की बात को बाहर मत जाने दो। तुम्हें क्या हो गया है? बचपन से ही तुम मेरे स्नेह में पले हो। तुमसे अलग होने का तो सवाल ही नहीं उठता और न ही मैं तुम्हें खुद से अलग होने दूंगा। ईश्वर ने ही हमें एक घर में भेजा है। अगर वो चाहते कि हम अलग हो तो भला हम एक ही घर में क्यों जन्म लेते? अगर हम अलग होने का विचार करें या इस घर को बांटने की सोचे तो यह ईश्वर की मंशा का अपमान होगा, नहीं? क्या इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए? और मान लो अगर कभी कोई मनमुटाव हो भी जाए तो हम अपनी समस्याओं का हल बैठकर आपस में कर सकते हैं। इसके लिए दूसरों को बुलाने की क्या जरूरत? गोनूजा अपने छोटे भाई भोनूजा को समझाने की कोशिश कर रहे थे। दिन ढलने को था और हवा हल्की सी चल रही थी। गर्मियों के दिन थे और वातावरण में उमस भरी हुई थी। गोनूजा दरबार से अभी अभी लौटे थे, पसीने में डूबे हुए। लौटते समय उन्होंने सोचा था कि घर पहुंचते ही भोनू से कहेंगे कि कुएं से 4 डोल पानी निकाल दे ताकि नहाकर थोड़ी राहत पा सके। दरबार में आज जटिल मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जिससे उनका दिन भर सिर चकराता रहा था। उमस और गर्मी की वजह से बेचैनी थी और सिर दर्द भी बढ़ा हुआ था। कुछ दिन से घर में सिर्फ गोनू और भोनू ही थे और कोई नहीं था। जैसे ही गोनू घर के पास पहुंचे, दरवाजे पर भोनू दिख गया। उन्होंने दूर से ही पुकारा, अरे भोनू भाई, जरा कुएं चल, 4 डोल पानी खींच दे, बहुत थक गया हूँ, नहा लूं तो कुछ चैन आए। गोनूझा के स्वर में भाईचारे का सहज स्नेह था, जैसा कि वह अक्सर करते थे। भोनू भी हमेशा आदर पूर्वक गोनू का हर काम कर दिया करता था, लेकिन उस शाम भोनू क्रोध से भरा हुआ था। गोनू की बात सुनते ही वह उत्तेजित होकर बोला, थक गए हो तो मैं क्या करूं? भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं, इतने हट्टे कट्टे हो, 4 डोल पानी नहीं खींच सकते? और अगर नहीं खींच सकते तो किसी नौकर को रख लो, पैसे की कमी तो है नहीं। दरबार में महाराज इनामों की बौछार करते ही रहते हैं, तो एक नौकर क्यों नहीं रख लेते? गोनूझा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जहां वह खड़े थे वहीं ठिठक गए। भोनू ने उनसे कभी इस तरह की बात नहीं की थी और आज वही भोनू उन पर कटाक्ष कर रहा था। भोनू की आवाज में छिपी कड़वाहट ने उन्हें आहत कर दिया, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित किया। धीरे धीरे चलते हुए वह भोनू के पास गए और उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोले, अरे भोनू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम भैया से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मगर गोनूझा के स्नेहपूर्ण शब्दों का कोई असर भोनूझा पर नहीं हुआ। भोनू ने अपना कंधा झटकते हुए गोनूझा का हाथ हटाया और कहा, रहने दीजिए भैया, हर बार ऐसे ही मीठी मीठी बातों से मुझे गुलाम बनाकर काम कराते हैं। अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। गोनूझा का मन हुआ कि वे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दें, पर भोनू के आवेश को देखकर खुद को काबू में रखा। उन्होंने यह भी महसूस किया कि भोनू की आंखों में लाल डोरे फैले हुए थे और उसकी आंखें उभरी हुई थीं। उन्हें समझ में आ गया कि भोनू नशे में है। उन्होंने सोचा कि इस स्थिति में उससे बहस करना बेकार है, क्योंकि नशे में इंसान सही गलत का अंदाजा नहीं लगा पाता। इस सोच के साथ गोनू ने शांत स्वर में कहा, ठीक है भोनू, तुम जाओ, खाना खाकर सो जाओ, मैं खुद ही कुएं से पानी निकाल लूंगा। इतना सुनते ही भोनू फिर भड़क उठा और चिल्लाया, मैं खाऊं या न खाऊं, सो या कुछ और करूं, इससे आपको क्या लेना देना? आपकी ये बातें सिर्फ दरबार में ही काम आएंगी, मुझ पर नहीं। अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। भोनू की यह धृष्टता गोनूझा से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ ने आग में घी डालने का काम किया। भोनू तैश में आकर चीख पड़ा, आपने मुझे थप्पड़ मारा, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब देखिए इस घर में क्या होता है। गोनूझा ने भोनू की बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा।
और अपने कमरे में चले गए। भोनू की बातों ने गोनू को आहत कर दिया था। उन्होंने न तो स्नान किया और न ही कुछ खाया। देर रात तक बिस्तर पर गुमसुम पड़े रहे। उनके मन में बार बार हुक उठती रही। वे अपने छोटे भाई से बहुत स्नेह करते थे और चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे, लेकिन भोनू को गांव में अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने में ही मजा आता था। बिस्तर पर लेटे लेटे गोनू यह सोचते रहे कि इन दिनों भोनू में जो बदलाव आया है वह न सिर्फ घर के लिए बल्कि भोनू के खुद के लिए भी ठीक नहीं है। उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर भोनू उन्हें चुनौती देने और चेतावनी देने की हिम्मत कैसे कर बैठा। जब यह विचार आया कि भोनू नशे में था तो गोनू की बेचैनी और बढ़ गई। उन्होंने आश्चर्य किया कि भला भोनू नशे की हालत में उनके सामने आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। फिर गोनू ने सोचा, चाहे भोनू पढ़ाई में मन न लगा पाया हो और अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता रहा हो, पर वह दिल का बुरा नहीं है। गांव में कौन सा कोई पढ़ाई में लगा रहता है। जिसके पास खेत और पशु हैं, वह उसी के सहारे अपनी जिंदगी गुजारने का सोचता है। ऐसे ही विचारों में डूबे डूबे गोनू झा देर तक सोचते रहे। अचानक उनके दिमाग में यह बात आई कि जरूर किसी ने भोनू को उनके खिलाफ भड़काया है। इस विचार के साथ ही गोनू बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गए। अब उनका गुस्सा ठंडा हो चुका था और वे शांत हो गए थे। वे सोचने लगे कि अगर किसी ने भोनू को भड़काया है तो वह कौन हो सकता है। दिमाग में यह सवाल उठते ही वे भोनू के दोस्तों के बारे में सोचने लगे। मुनेसर, गोनौरा, परमेसर, रूपलाल, और एक एक करके सबके बारे में विचार करने लगे। रूपलाल का ख्याल आते ही उनके मन में जैसे बिजली कौंधी। गोनू को लगा कि भोनू को भड़काने में रूपलाल का हाथ हो सकता है। रूपलाल गोनू का बचपन का साथी था। जब तक गोनू की नियुक्ति राज दरबार में नहीं हुई थी, तब तक वे अपना ज्यादातर समय रूपलाल के साथ ही बिताते थे। महाराज के प्रिय दरबारी होने के नाते गोनू झा के ऊपर महाराज ने ऐसे कई जिम्मेदार काम सौंप रखे थे जिन्हें किसी और को देने पर गोपनीयता भंग होने या कार्य में त्रुटि होने का डर था। गोनू झा का मान सम्मान और रुतबा उनके महाराज के करीबी होने की वजह से बढ़ता गया। अक्सर लोग उनके घर पर सलाह लेने आते, खासकर उनके पड़ोसी रूपलाल, जो यह सब अपनी आंखों से देखते थे। एक दिन रूपलाल किसी कार्यवश दरबार में आए। उस दिन महाराज के पास बाहर से कुछ मेहमान आए हुए थे, इसलिए गोनू झा महाराज के साथ ही थे। रूपलाल ने गोनू झा से मिलने की इच्छा जाहिर की और संदेश गोनू झा तक पहुंचा। अपनी व्यस्तता के बावजूद गोनू झा ने महाराज से समय लेकर रूपलाल से मुलाकात की। हालचाल पूछने के बाद गोनू झा ने रूपलाल के कार्य की जानकारी ली और उसे संबंधित कर्मचारी से मिलवा दिया। यह भी कह दिया कि रूपलाल उनके बाल सखा है, इसलिए उनके काम में देरी नहीं होनी चाहिए। हालांकि रूपलाल को उम्मीद थी कि गोनू झा दरबार में उसके काम पूरे होने तक उसके साथ रहेंगे। जब गोनू झा जल्द ही वापस चले गए तो रूपलाल को बुरा लगा। रूपलाल का काम तो पूरा हो गया, लेकिन उसने गांव लौटकर अपने दोस्तों से कहना शुरू कर दिया कि गोनू झा अब घमंडी हो गए हैं। उसने कहा कि महाराज का दिल जीत लेने के बाद गोनू झा अपने पुराने दोस्तों को भी नीची नजर से देखने लगे हैं। गांव में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। जब यह चर्चा गोनू झा तक पहुंची तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह अफवाह रूपलाल फैला रहा है। असल में गोनू झा की सफलता और शाही रुतबे से उनके बचपन के मित्र ईर्ष्या करने लगे थे, और रूपलाल, जो उनके ऐश्वर्य को सबसे करीब से देखता था, इससे खास तौर पर जलने लगा था। गोनू झा ने इस पर ध्यान नहीं दिया और सोचा कि कभी मुलाकात होने पर वे रूपलाल से बात करेंगे। एक दिन बाजार में गोनू झा ने रूपलाल को देखा, लेकिन संयोगवश गोनू झा उस दिन भी जल्दी में थे। उन्होंने रूपलाल को नमस्कार किया, पर रूपलाल ने जवाब देने के बजाय मुंह फेर लिया और तेजी से दूसरी दिशा में चला गया। गोनू झा मुस्कुराए और सोचा कि रूपलाल अब भी वही बचपन की आदतों वाला है। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना उसका पुराना स्वभाव है। गोनू झा ने तय किया कि वे जल्द ही रूपलाल के घर जाएंगे और उसकी नाराजगी दूर करेंगे। गोनू झा की व्यस्तता के कारण वह कुछ महीनों तक रूपलाल से मिलने नहीं जा सके। इस दौरान उन्होंने अपने भाई भोनू को कई बार रूपलाल के साथ देखा। उन्होंने इस पर खास ध्यान नहीं दिया, ये सोचते हुए कि भोनू अब गांव के फालतू लोगों के साथ घूमने से बेहतर समय
अपने पुराने समझदार दोस्त रूपलाल के साथ बिता रहा है। इन्हीं विचारों के साथ सोने से पहले गोनू झा सोने की तैयारी करने लगे और सोचा कि रूपलाल से जल्द ही मिलकर सब ठीक करेंगे। लेकिन अगली सुबह उनकी नींद एक दस्तक से टूटी। दरवाजा खोलने पर ग्राम पंचायत का मुलाजिम मंगरुआ खड़ा था। गोनू झा ने पूछा, क्या बात है मंगरुआ? मंगरुआ ने जवाब दिया, आपके भाई भोनू झा ने पंचायत बुलाई है। आपको रूपलाल जी के घर पर पंचायत में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। गोनू झा को जैसे किसी ने ठोकर मारी हो। वे जो सोचे बैठे थे कि अपने भाई भोनू को समझा लेंगे, वो अब पंचायत बुलाने पर तुला है। ये तो गोनू झा के समझ से परे था कि आखिर माजरा क्या है। दोनों भाइयों के बीच कोई मतभेद नहीं था, तो भला भोनू क्यों पंचायत बुला रहा है? फिर भी सूचना मिल चुकी थी तो अब जाना ही पड़ेगा। भारी दिल से गोनू झा ने स्नान किया और रूपलाल के घर की ओर बढ़ चले। रास्ते में ही उन्होंने देखा कि भोनू आने वाले पंचों का स्वागत कर रहा है। गोनू झा के दिल में अपने छोटे भाई के लिए कोई रंजिश नहीं थी। वह सोच रहे थे, भोनू की ये हरकत महज नादानी है। वे उसके पास रुके और बोले, क्या तमाशा कर रहे हो भोनू? लेकिन भोनू मानो शैतानी जुनून में था। वह एक गुस्सैल बैल की तरह गुर्राता हुआ बोला, जो भी कहना है पंचों के सामने कहिए, मुझसे कोई बात मत करिए। अब बहुत हो गया, आप मुझे हमेशा काम में लगाए रखते हैं। बुलाओ, ये करो, बस अब और नहीं। मैं अब इस रिश्ते से आजादी चाहता हूँ। मैं आपके साथ नहीं रह सकता। घर का बंटवारा आज होकर रहेगा। गोनू झा ने देखा कि अब बात हाथ से निकल चुकी थी, इसलिए उन्होंने रूपलाल के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। बोले, भोनू, घर की बातें घर में निपट जाएं तो बेहतर, बाहर लाने से बदनामी होती है। लेकिन भोनू ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और पीठ फेर ली। पंचायत का मंच सजा था। रूपलाल सिर पर बड़ी सी पगड़ी बांधे, ताव देती मूंछों के साथ मुस्कुराते हुए बोला, आइए पंडित जी, बैठिए। गोनू झा बिना किसी झिझक एक कोने में बैठ गए। पंचायत में जितने भी लोग आए थे, उनमें से कई पुराने साथी थे जो अब उनकी तरक्की से जलने लगे थे। गोनू झा ने ठान लिया था कि वे किसी भी हाल में भोनू को न रोके टोके। उनका विश्वास था कि एक दिन भोनू को अपनी गलती का एहसास होगा। आखिर वह उनका छोटा भाई है। पंचायत शुरू हुई और भोनू ने एक ही मांग रखी, मैं अब गोनू झा के साथ नहीं रहना चाहता। घर जमीन का बंटवारा होना चाहिए। रूपलाल ने गोनू झा की ओर देखा और पूछा, क्या कहते हैं पंडित जी? गोनू झा ने बस इतना कहा, जैसा भोनू चाहे। जब घर के बंटवारे की बात आई तो गोनू झा से फिर पूछा गया, आप किस हिस्से में रहना चाहेंगे? गोनू झा ने फिर वही उत्तर दिया, भोनू जहां रहना चाहे वहीं ले ले, मेरे लिए बाकी जगह दे दे, मैं वहां रह लूंगा। सब सामान बंट गया। बड़ा संदूक, खानदानी तिजोरी, सब भोनू को दे दिया गया। गोनू झा समझ रहे थे कि रूपलाल का इरादा उन्हें उकसाकर लड़ाई करवाने का है, लेकिन वे शांत रहे। अब समस्या भैंस और एकमात्र कंबल की थी। रूपलाल ने पंचों से कहा, भाई, भैंस तो काट कर नहीं बांटी जा सकती। क्योंकि गोनू झा हमारे गांव की पहचान है, तो भैंस का सिर से पेट तक का हिस्सा उन्हें मिलेगा। और कंबल दिन में गोनू झा को और रात में भोनू को मिलेगा, क्योंकि बड़े भाई को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। गोनू झा ने बिना कोई विरोध किए सिर झुकाकर पंचों का फैसला सुना और चुपचाप अपनी स्वीकृति जताकर दरबार से निकल गए। शाम को घर लौटे और भंडार घर में जाकर अपनी धोती ओढ़कर सो गए। कंबल तो भोनू के हिस्से में आया था रात को। पहले दोनों भाई एक ही कंबल में चैन से सोते थे। सुबह होते ही बिस्तर छोड़ने के बाद गोनू झा ने भैंस को चारा पानी दिया और भोनू दूध दोने बैठ गया। अब यही उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। गोनू झा का काम था भैंस को चारा पानी देना और भोनू गोबर इकट्ठा करके उपले बनाता और दूध दुहता। लेकिन इसका गोनू झा को कोई मलाल नहीं था। उन्हें इस बंटवारे में अपनी सफलता महसूस हो रही थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन गोनू झा ने सोचा कि अगर अब भोनू को सबक नहीं सिखाया गया तो उसे बहकने से रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इस निर्णय के साथ उन्होंने भैंस को चारा पानी देकर एक लाठी उठा ली और भैंस के पास खड़े हो गए। जैसे ही भोनू दूध दोहने बैठा, गोनू झा ने भैंस के सिर पर लाठी के 2-4 जोरदार वार कर दिए। सताक, सताक, सताक।
भैंस तिलमिलाकर इधर उधर हुई। भोनू के हाथ से बर्तन गिर गया और सारा दूध जमीन पर फैल गया। शाम को भी गोनू ने कंबल धोकर भोनू के लिए छोड़ दिया। अब ये रोज की आदत बन गई। गोनू झा को सुबह शाम दूध नहीं मिल पा रहा था और रात में गीले कंबल के कारण उन्हें ठंड में ठिठुरना पड़ता था। भोनू झा का गुस्सा फिर बढ़ने लगा। उसने दोबारा पंचायत बुलाने का निश्चय किया। रूपलाल से मिलकर अपनी तकलीफ बताई और रूपलाल, जो पहले से ही गोनू से जलता था, इस मौके को हाथ से जाने देने वाला नहीं था। जल्दबाजी में गोनू झा को पंचायत की सूचना भिजवाई गई और पंचायत में शामिल होने का आदेश दे दिया गया। गोनू झा पंचायत में पहुंचे। भोनू झा ने पंचों के सामने अपनी पूरी व्यथा रखी। पंचों ने कहा कि गोनू झा अपने भाई को अप्रत्यक्ष रूप से कष्ट दे रही है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन गोनू झा पहले से तैयार थे। उन्होंने कहा, पिछली पंचायत के आदेश का मैंने अक्षरशः पालन किया है। मुझ पर कोई आरोप नहीं बनता। दिन में कंबल का उपयोग मेरा अधिकार है और भैंस का सिर से पेट तक का हिस्सा भी। जब कंबल इस्तेमाल होता है तो गंदा हो जाता है, उसे धोना मेरा कर्तव्य है और शाम को ही समय मिलने के कारण मैं उसी वक्त धोता हूँ। इसमें कोई प्रताड़ना नहीं है। रही भैंस की बात, तो मैं पंचों के निर्देशानुसार सिर से पेट तक का ध्यान रखता हूँ। समय पर चारा पानी देना नियमित काम है। रही बात भैंस को सोटा मारने की, तो मुझे दोषी तभी ठहराया जाएगा जब मैंने पीछे के हिस्से पर मारा हो। भला गांव में कौन ऐसा है जो अपने मवेशी को सोटा न मारता हो? गोनू झा की बात सुनकर पंचायत में सन्नाटा छा गया। रूपलाल जैसे चौंक कर पीछे हट गया और भोनू झा को तो मानो सांप सूंघ गया। गोनू झा उठकर चले आए। उनके पीछे पंचायत के लोग भी उठकर चल दिए। उनमें से कुछ गोनू के पीछे पीछे उनके घर तक आ गए और उन्हें मनाने लगे। भाई गोनू, तुम तो समझदार हो, घर की बात दरबार तक न जाए तो अच्छा। भोनू को समझा लो, रूपलाल के चक्कर में न पड़े। झगड़े की असली जड़ वही है। हम अब तुम्हारे पारिवारिक झगड़े में नहीं पड़ेंगे। ये कहकर वे लोग गोनू झा से विदा लेकर चले गए। गोनू झा ने उन सब पर एक नजर डाली, मगर कुछ कहे बिना बस हल्की मुस्कान के साथ देखते रहे। उधर रूपलाल के दरवाजे पर अब बस वही और भोनू झा बचे थे। रूपलाल ने समझ लिया कि उसकी चाल उलटी पड़ चुकी है। एक डर उसके दिल में घर कर गया। अगर गोनू झा ने महाराज के दरबार में शिकायत कर दी तो? ईर्ष्या के कारण उसने भोनू झा को गुमराह किया था, ये अब उसे महसूस होने लगा था। गोनू झा की कठोर दृष्टि ने उसे यह संकेत दे दिया कि अगर उसने अब और उकसाया तो परिणाम बुरा होगा। गांव वालों का उसके दरवाजे से उठकर चले जाना यह भी साबित कर गया कि अब किसी ने उसका साथ नहीं दिया। हार मानते हुए रूपलाल ने भोनू झा से कहा, भाई भोनू, जो होना था हो गया। अब गोनू झा से झगड़ा करके जीना ठीक नहीं। जाओ, अपने घर का मामला आपस में ही सुलझा लो। भोनू झा ने देखा कि अब वह बिल्कुल अकेला रह गया है। मन ही मन पछताते हुए वह घर की ओर लौटा। दरवाजे पर ही गोनू झा खड़े थे। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोला, भैया, मेरी धृष्टता को क्षमा कर दो। मैंने आपको बहुत दुख दिया। भाई की ये बातें सुनते ही गोनू झा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भोनू को सीने से लगाते हुए कहा, भोनू, तू मेरा सगा भाई है और जो मेरा है वह सब तेरा है। ये घर, जमीन, भैंस सब तो हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है। मैं इस पर दावा कैसे कर सकता हूँ? बस तू जैसा चाह वैसे इसका उपयोग कर, मगर याद रख, घर की बात बाहर न जाए, वरना वही होगा जो कहावत में कहा गया है, घर फूटे तो घमार लूटे। रूपलाल जैसा कोई दोस्त नहीं होता। उसकी कुटिलता ने हमारे भाईचारे को आघात पहुंचाया और ये हमारे लिए शर्म की बात है ना? गोनू झा भोनू के सिर पर हाथ फेरते रहे। भोनू झा के दिल का बोझ आंसुओं में बह गया। जब वह शांत हुआ तब गोनू झा भंडार घर की ओर जाने लगे, लेकिन भोनू झा ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, भैया, अब मुझे माफ कर दो। अब आप भंडार घर में नहीं सोएंगे। भंडार घर ही रहेगा। अब मैं आपके साथ सोऊंगा, उसी कंबल में जैसे पहले सोते थे। गोनू झा ने उसे फिर से गले लगाया और उसका माथा चूमते हुए बोले, जैसा तू कहे भोनू, वैसा ही होगा। अब जा, कुएं से 4 डोल पानी निकाल दे, मैं नहा लूं। और भोनू जा खुशी खुशी कुएं की ओर बढ़ गया।
गोनू झा उसे जाते हुए देखते रहे। उनका मन हल्का हो गया था, आंखों में सुकून की चमक थी और अनायास ही उनकी आंखें फिर नम हो गईं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। गोनू झा की वाक्पटुता और अद्वितीय बुद्धिमत्ता से मिथिला नरेश अत्यधिक प्रभावित थे। कोई भी उलझन आती तो गोनू झा उसे चुटकियों में हल कर देते थे। राज्य की प्रतिष्ठा, दरबार की गरिमा, पड़ोसी राज्यों से राजनयिक संबंध, सीमावर्ती क्षेत्रों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि और कलाकारों को प्रोत्साहित करने जैसे सभी कार्यों पर उनकी बारीकी से नजर रहती थी। उनकी इसी विलक्षण प्रतिभा के चलते मिथिला नरेश उन्हें अत्यधिक मान देते थे, जबकि दरबार के अन्य दरबारी उनकी इसी योग्यता से ईर्ष्या करते थे। गोनू झा की कार्यकुशलता और बुद्धिमत्ता के कारण वे दरबार में न केवल नरेश की प्रशंसा पाते थे, बल्कि उन्हें अक्सर इनाम भी मिलता था। इन पुरस्कारों से न केवल उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती थी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही थी, और यही दरबारियों के जलने का कारण था। दरबारियों को यह बर्दाश्त नहीं होता था कि एक साधारण ब्राह्मण जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, अब दरबार में इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच गया है। कई बार दरबारियों ने मिलकर गोनू झा को नीचा दिखाने का प्रयास किया, मगर हर बार उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें बचा लिया। दरबारियों की ईर्ष्या इतनी बढ़ गई थी कि वे उनसे सीधी टक्कर लेने की बजाय षड्यंत्र रचकर उन्हें महाराज की नजरों में गिराने का अवसर खोजने लगे। एक बार अंग देश के राजा ने मिथिला नरेश को संदेश भेजा कि वे मिथिला की यात्रा पर आना चाहते हैं। इस संदेश से मिथिला नरेश बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अंग नरेश का भव्य स्वागत करने का निर्णय लिया। मिथिला की फुलवारियां, आम लीची के बाग, तालाबों में मछलियों की भरमार, सब कुछ अंग नरेश की प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज ने इस अवसर के लिए विशेष दरबार बुलाया और सभी दरबारियों से राय ली गई। तय हुआ कि सीमांत क्षेत्र पर मिथिला नरेश स्वयं अंग नरेश का स्वागत करेंगे और उनके साथ विशिष्ट दरबारी भी रहेंगे। गाजे बाजे के साथ स्वागत होगा और रास्ते में पुष्पों से सजाए गए तोरण द्वारों की श्रृंखला होगी। पूरा मार्ग सुवासित पुष्पों से आच्छादित रहेगा और मिथिलावासी मार्ग के दोनों ओर पंक्तिबद्ध होकर अंग नरेश का जयघोष करेंगे। राजमहल में रंगारंग कार्यक्रमों की योजना बनी, जिसमें नृत्य, संगीत, कुश्ती और मल्लयुद्ध शामिल थे। मगर इस विशेष अवसर के लिए बनाई गई दरबारियों की सूची में गोनू झा का नाम नहीं था। इससे सभी दरबारी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि आखिरकार गोनू झा की असली जगह उजागर हो गई है। दरबारियों ने सोचा कि वह बस एक भांड है जो महाराज की चाटुकारिता करके यहाँ तक पहुँच गया है। राज्यों के बीच के कूटनीतिक संबंधों में भांड का क्या काम? यही विचार दरबारियों के मन में था और वे इस बात से संतुष्ट थे कि गोनू झा को इस महत्वपूर्ण अवसर से दूर रखा गया। गोनू झा को स्वागतकर्ताओं की सूची में शामिल न किए जाने पर दरबारियों में गहरा आनंद था। कुछ दरबारी यह कयास लगाने लगे कि महाराज अवश्य ही गोनू झा से नाराज होंगे। यदि ऐसा न होता तो वे उन्हें अंग नरेश के स्वागत हेतु साथ रखते। इन अटकलों के बीच ही महाराज ने घोषणा की कि अंग नरेश के आगमन से प्रस्थान तक की सभी तैयारियों की जिम्मेदारी गोनू झा को सौंपी जाती है। साथ ही उन्हें यह भी अधिकार दिया गया कि वे आवश्यक धनराशि राज्य कोषागार से ले सकते हैं, परंतु हर खर्च का ब्यौरा देना आवश्यक होगा। महाराज ने यह स्पष्ट किया कि तैयारियां बेहतरीन, मनोरंजक और त्रुटिरहित होनी चाहिए। दरबारियों के कान महाराज की हर बात पर सदे हुए थे। दरबार समाप्त होते ही विरोधी दरबारी एक गुप्त सभा में जुटे। उनके मन खुशी से झूम उठे थे। एक दरबारी ने उम्रदराज और अनुभवी साथी से पूछा, आज की महाराज की घोषणा का क्या अभिप्राय है? राजा की वाणी में गोनू झा के प्रति कोई आत्मीयता नहीं दिखी। अन्य दरबारी भी जिज्ञासु हो गए। तब अनुभवी दरबारी मुस्कुराते हुए बोले, राजाओं की भाषा समझना आसान नहीं। यह पुरानी कहावत है कि राजा के सामने और घोड़े के पीछे मत जाओ, समझे? जिज्ञासु दरबारियों ने एक साथ पूछा, क्या मतलब? हमें स्पष्ट समझाइए। वृद्ध दरबारी ने सहजता से कहा, समझो, गोनू झा के दिन अब समाप्त हो रहे हैं। उसने अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया था, पर अब उसकी कहानी खत्म हो रही है।
बहुत कम समय में राजा का प्रिय बनने वाला शायद पहला व्यक्ति होगा जो इतनी जल्दी ही राज दरबार से बाहर होगा। यह सुनते ही सारे दरबारी प्रसन्न हो गए। एक ने उत्साहित होकर कहा, समय उचित है, बस चोट करनी बाकी है, हमें यह अवसर खोना नहीं चाहिए। महाराज ने गोनू झा को जिम्मेदारी दी है और सांकेतिक चेतावनी भी कि कोई गलती न हो। हम कुछ ऐसा करें कि स्वागत में कोई गंभीर खामी दिखे जिससे महाराज नाराज हो जाए, फिर हम उसे अक्षम्य अपराध घोषित करेंगे और गोनू झा को दंडित करने की मांग करेंगे। ऐसे में सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सभी ने उत्साह से सहमति जताई। योजना पर अभी भी विचार विमर्श हो रहा था। आखिर ऐसी कौन सी गलती की जाए जिससे गोनू झा महाराज के कोप का शिकार बने। दरबारियों में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे लोग काना नाई कहते थे। बरसों से उसने गोनू झा के खिलाफ दिल में खटास पाल रखी थी। उसने अपनी चतुराई भरी सलाह दी, मामला बहुत आसान है, अगर हम सब मिलकर चले तो इस बार गोनू झा की हार तय है। अकेला आदमी कभी बड़ी चुनौती से पार नहीं पा सकता और इस बार गोनू झा अकेले ही है। उनके जिम्मे जो काम है उसमें जरा सी भी चूक तुरंत दिखाई देगी, उसे छुपाना मुश्किल होगा। मेरी राय में खजूर वन्नी के पास सड़क तंग और जर्जर है। अगर हम मजदूरों को कुछ पैसे देकर उस सड़क में गड्ढे खुदवाएं और उन्हें कीचड़ से भरवा दें, फिर उस कीचड़ पर फूल बिछा दें, तो महाराज का रथ जब वहां से गुजरेगा, घोड़ों के टापों से कीचड़ उड़ेगा और महाराज व अंग नरेश दोनों कीचड़ स्नान कर लेंगे। शायद रथ भी कीचड़ में फंस जाए और घोड़े के गिरने का भी खतरा हो सकता है। इस चालाक योजना को सुनकर सभी दरबारी उछल पड़े और काना नाई की बात पर सहमति जता दी। इधर गोनू झा पूरी लगन और समर्पण से अंग नरेश के स्वागत से लेकर विदाई तक के सारे कार्यक्रमों की व्यवस्था में जुट गए थे। वे खुद घोड़े पर सवार होकर स्वागत स्थल से महल तक का चक्कर लगाते। वे सुनिश्चित कर रहे थे कि तोरण द्वारों के बीच की दूरी 1 फरलांग से अधिक न हो। हर काम में उनकी पैनी नजर थी। लोगों के लिए प्याऊ की व्यवस्था, उनके जलपान के प्रबंध, सड़कों की सजावट, सब कुछ बेहद सटीकता के साथ हो रहा था। उन्हें पता था कि महाराज ने उन्हें यह कार्य दिया है क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण काम था। राज्य के कलाकारों और विद्वानों को बुलाना, सम्मान समारोह की योजना बनाना और वरिष्ठ विद्वानों से परामर्श लेना। गोनू झा न दिन देख रहे थे न रात, बस एक ही धुन में लगे थे कि यह कार्य उन्हें बेहतरीन तरीके से करना है। अंग नरेश के आगमन की घड़ी नजदीक आ चुकी थी। गोनू झा मार्ग की सजावट का निरीक्षण कर चुके थे। मिथिला नरेश भी मार्ग का मुआयना करके गुप्त रूप से गोनू झा की प्रतिभा की सराहना कर चुके थे। उन्होंने महारानी से भी कहा था कि गोनू झा जैसा व्यक्ति सदियों में कभी जन्म लेता है। मन ही मन उन्होंने तय कर लिया था कि अंग नरेश की विदाई के बाद गोनू झा को राज्य की ओर से विशेष सम्मान देंगे। सीमांत क्षेत्र पर मिथिला नरेश अपने दरबारियों संग खड़े थे और अंग नरेश के आगमन का इंतजार कर रहे थे। तभी घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में अंग नरेश अपने सुरक्षा बल के बीच घोड़े पर आते दिखे। जैसे ही वे सीमांत क्षेत्र पर पहुंचे, मिथिला के दरबारियों ने उनका जयघोष के साथ स्वागत किया। अंग नरेश घोड़े से उतरे और मिथिला नरेश ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। फिर वे फूलों से सजे रथ पर सवार हुए और दोनों नरेश साथ बैठ गए। जय घोष और बाजे गाजे से सारा माहौल गूंज उठा। अंग नरेश ने इतनी भव्यता की कल्पना भी नहीं की थी। वे बेहद प्रसन्न थे और मिथिला नरेश से राज्य की बातें करने लगे। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और दोनों नरेश प्रजाजनों का अभिवादन स्वीकारते रहे। रास्ते के दोनों ओर रंग बिरंगे कपड़ों से सजे हुए लोग खड़े थे। अंग नरेश ने मन में सोचा, कितने खुशहाल हैं मिथिला के लोग। ऐसा उल्लास, ऐसी उमंग उन्होंने अपने राज्य में कभी नहीं देखी थी। चारों ओर की सजावट, तोरण द्वारों से उठती सुगंध और प्रजाजनों का उत्साह, सब कुछ जादुई था। वे मुग्ध होकर राजमहल की ओर जा रहे थे कि अचानक रथ झटके से रुक गया। रथ के दोनों पिछले पहिए कीचड़ में घस गए थे और घोड़ों के टापों से उछलता कीचड़ फूलों पर जाकर गिरा, जिससे पूरा रथ कीचड़ में लथपथ हो गया। मिथिला नरेश इस अप्रत्याशित अवरोध से चौंक उठे। रथ चालक ने बहुत प्रयास किया, मगर घोड़ों से रथ खींच नहीं सका क्योंकि उसका एक पहिया बुरी तरह गड्ढे में फंसा हुआ था। आखिरकार महाराज के सुरक्षा कर्मियों ने
रथ को अपने कंधों से उठाकर मुख्य मार्ग पर लाकर खड़ा किया। रथ की सफाई की गई, घोड़े बदले गए और फिर रथ को महल की ओर रवाना किया गया। हालांकि महाराज इस व्यवधान से आहत हो गए थे, मगर समय की नजाकत को देखते हुए शांत बने रहे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यदि मार्ग में गड्ढा था तो उसे पहले से क्यों नहीं भरा गया, और उस गड्ढे में इतनी कीचड़ कहां से आई। बरसात का मौसम नहीं था कि मार्ग में कीचड़ भर जाए। खजूर वन्नी का इलाका वैसे भी निर्जन है, वहां न तो कोई नाले हैं और न ही पानी बहाने की कोई संभावना। सबसे बड़ा सवाल उनके मन में यही उठ रहा था कि कीचड़ को फूलों से किसने इस तरह ढक दिया कि वह शेष रास्ते जैसा ही दिखाई दे। ऐसा करने वाले की मंशा क्या रही होगी। उन्होंने अंग नरेश से इस असुविधा के लिए माफी मांगी, लेकिन अंग नरेश ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह इस घटना को अधिक तवज्जो नहीं देंगे। राजमहल पहुंचने के बाद अंग नरेश को भव्य रूप से सजाए गए कक्ष में ले जाया गया और इसके बाद मनोरंजन के कई शानदार कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हुई। लगभग 1 महीने के प्रवास के दौरान अंग नरेश के लिए एक से बढ़कर एक यादगार कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये अवसर मिथिला वासियों के लिए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने का भी था। मिथिला नरेश भी मन ही मन इन भोजन, विश्राम और मनोरंजन की निर्दोष तैयारियों की सराहना कर रहे थे, परंतु उनके मन में उस दिन की घटना एक शूल की तरह चुभ रही थी। वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी व्यवस्थित व्यवस्था में यह चूक कैसे हो गई। कुछ समय बाद अंग नरेश की विदाई का समय आ गया। महाराज स्वयं उन्हें सीमा तक छोड़ने गए। भावभीनी विदाई के बाद एक दिन शांति से बीता। दूसरे दिन दरबार में महामंत्री ने यह प्रस्ताव रखा कि अंग नरेश के आगमन से लेकर प्रस्थान तक के कार्यक्रमों की समीक्षा होनी चाहिए। दरबारियों को जैसे इसी पल का इंतजार था, सभी ने एक स्वर में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। महाराज गंभीर मुद्रा में दरबारियों को देख रहे थे। समीक्षा के दौरान आयोजनों की एक स्वर में सराहना की गई। जब अंग नरेश के स्वागत की तैयारियों पर चर्चा शुरू हुई तो पूरे दरबार में फुसफुसाहटें तेज हो गई। मिथिला नरेश ने इस बदलाव को भांप लिया। उनका मन पहले से ही सशंकित था और अब उनकी यह आशंका पुख्ता हो गई कि मार्ग में गड्ढा जानबूझकर खोदा गया था और उसमें कीचड़ भरकर उसे फूलों से ढका गया था, अन्यथा दरबारियों के बीच ऐसी हलचल न होती। महाराज ने महामंत्री की ओर इशारा किया। महामंत्री उठे और अपना अभियोग सुनाया। अंग नरेश की अगवानी के दिन रथ का पहिया कीचड़ में फंसने की घटना के लिए गोनू झा को दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि यह उनकी जिम्मेदारी थी कि नरेश की यात्रा निर्बाध और सहज रूप से पूरी हो। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। अंग नरेश हमारे लिए बहुत खास है और उनके मिथिला आगमन से दोनों राज्यों के संबंधों में प्रगाढ़ता आनी थी। इसी कारण यह जिम्मेदारी गोनू झा को सौंपी गई थी, क्योंकि वे एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और इस कार्य के महत्व को समझते हैं। लेकिन मार्ग में जो बाधा उत्पन्न हुई उससे यह साबित होता है कि गोनू झा के कार्य में लापरवाही और उदासीनता थी। यह लापरवाही मिथिला के हित में कदापि नहीं थी और इस कारण मेरा सुझाव है कि महाराज गोनू झा को कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा आचरण न कर सके जिससे 2 राज्यों के संबंधों पर संकट मंडराने लगे। मेरी समझ में यह घटना तुच्छ नहीं है, बल्कि यह प्रकारांतर से राजद्रोह की ओर संकेत करती है, जिसके लिए राज्य के विधान में मृत्युदंड का प्रावधान है। दरबार के संभ्रांत जनों ने जब प्रधानमंत्री के विचारों को सुना तो उनमें उल्लास की लहर दौड़ गई। एक संगठित हर्ष ध्वनि उठी और महाराज ने दरबारियों के मुखों पर प्रसन्नता को पढ़ लिया, मानो गोनू झा को मृत्युदंड दिए जाने की संभावना ने उन्हें संतोष प्रदान किया हो। महाराज ने गोनू झा की ओर देखा। वे पूर्णतया शांत थे, उनके चेहरे पर भय का कोई आभास नहीं था। महाराज ने अपने सिंहासन से उठकर दरबारियों से कहा, आप सबका क्या विचार है? दरबारी एक स्वर में चिल्ला उठे, प्रधानमंत्री महोदय का निर्णय सर्वथा उचित है। गोनू झा दंड के पात्र हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। महाराज ने गोनू झा की ओर देखा और गहरी आवाज में बोले, पंडित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? गोनू झा ने उत्तर दिया, महाराज, प्रधानमंत्री महोदय के न्याय निर्णय को मैं स्वीकार करता हूँ। उस दिन की घटना के लिए मैं स्वयं को उत्तरदायी मानता हूँ और मानता हूँ
कि उस गलती के कारण मित्र राष्ट्रों के संबंधों में दरार आ सकती थी। मैं अपने अपराध को स्वीकारते हुए अपने लिए कठोरतम दंड की विनती करता हूँ। महाराज ने गोनू झा के मुख की ओर देखा, जहां न भय था न पश्चाताप। उनका प्रत्येक शब्द दरबार में संतुलित गूंज के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था। महाराज ने दरबारियों की ओर दृष्टिपात किया। सभी दरबारी प्रसन्नता से भरे प्रतीत हो रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि महाराज दंड का निर्णय सुनाए। महाराज को दंड देने का भी अधिकार था और मुक्त करने का भी। वे समझ चुके थे कि दरबारी गोनू झा को दंडित करवाना चाहते हैं, लेकिन यह भी भांप चुके थे कि गोनू झा निर्दोष है। उन्हें किसी साजिश के तहत दोषी ठहराया गया है। मन में एक निश्चित निर्णय लेकर महाराज ने ऊंचे स्वर में अपना फरमान सुनाया। गोनू झा, आप राजद्रोह के अपराधी हैं। मैं आपको मृत्युदंड देने का आदेश देता हूँ। महाराज की आवाज सुनते ही दरबार में हर्ष का आवेग छा गया। दरबारियों ने मन ही मन सोचा कि एक कांटा निकल गया। गोनू झा अब भी शांत थे। तभी महाराज ने पूछा, गोनू झा, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए, हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। गोनू झा ने उत्तर दिया, महाराज, आपका दंड मुझे स्वीकार है। मैं फांसी पर चढ़ने को तत्पर हूँ। राजाज्ञा का पालन मेरा धर्म है। मैंने जो अपराध किया है उसकी सजा मुझे अवश्य मिलनी चाहिए। मिथिला नरेश मुस्कुराए और सहजता से बोले, पंडित जी, मैंने आपसे आपकी अंतिम इच्छा पूछी थी। गोनू झा ने शांत भाव से कहा, महाराज, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं आपके परपोते को गोद में खिलाऊं। महाराज मुस्कुराए और घोषणा की, मेरे पुत्र के पुत्र के पुत्र के जन्म तक यदि गोनू झा जीवित रहते हैं तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। तभी महाराज की गंभीर वाणी दरबार में गूंजी, आप सभी दरबारी ध्यान दे। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, परंतु वह रचनात्मक होनी चाहिए। किसी के अहित की इच्छा से किया गया कार्य कभी भी शुभ नहीं होता। मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। महाराज ने दरबारियों की ओर देखा। सभी के चेहरे लटक चुके थे। महाराज ने मुस्कुराते हुए अपने गले से मोतियों की माला उतारी और गोनू झा के पास पहुंचकर उनके गले में डाल दी। पंडित जी, आप इसी दंड के योग्य हैं। गोनू झा श्रद्धा से झुक गए और मिथिला नरेश ने उन्हें गले से लगा लिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। गोनू झा जब मिथिला दरबार के विदूषक बने, उससे पहले वह बहुत अभावों में जीते थे। उनकी ओर किसी की नजर भी न जाती थी। परंतु जब वह दरबार के माननीय बने तो गांव में गोर लागै छी कहने वालों की कतार लग गई। विवाह के बाद तो रिश्तेदारों की बाहर आ गई। कोई मामा के घर से आता तो कोई बुआ के यहाँ से। उनके घर आने जाने वालों का तांता बढ़ता ही गया। एक रात गोनू झा अपने बिस्तर पर लेटे हुए अतीत के बीते दिनों को याद कर रहे थे। पिता के गुजर जाने के बाद कितने ही कठिन दिन देखे थे उन्होंने। एक बार मिथिला में अकाल पड़ा तो वह अपने छोटे भाई भोनू को लेकर मजदूरी की तलाश में बाजार गए थे। कहीं काम न मिला और भूख से व्याकुल भोनू को अंततः हलवाई की दुकान पर ले जाकर भरपेट खिलाया। दुकानदार ने पैसे मांगे तो झूठ कहकर बात टाल दी कि भोनू पहले ही पैसे दे चुका है। उस घटना की स्मृति में उनका हृदय भर आया और आंखें नम हो गईं। अरे, कैसे दिन कटे थे। फिर भाग्य ने करवट ली। जो लोग कभी मुंह फेर लेते थे वे अब मुस्कान के साथ उनसे मिलने आते हैं। गोनू झा ने सोचा कि यह सब पैसे का जादू है। पहले एक कटोरी दूध के लिए तरसते थे और आज उनके पास दर्जनों गायें हैं। पहले फटे हुए कपड़ों में रहते थे और अब रेशमी धोती में निकलते हैं। उनके पास नौकर चाकर है, गाय बैल है। आखिर यह सब रुपया का खेल है। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसी विचार में वह रात भर जागते रहे। सुबह हुई और जब उनकी पत्नी ने जगाया तब तक दिन चढ़ आया था। गोनू झा का मन अब भी उदास था। न दरबार जाने की जल्दबाजी, न बात बात पर चुहल करने की मस्ती। पत्नी ने पूछा, आज दरबार नहीं जाना है क्या? बहुत ही धीमे स्वर में गोनू झा ने उत्तर दिया, नहीं, आज कुछ भी करने का मन नहीं है, और वापस लेट गए। पत्नी चिंतित हुई आई और उनके माथे को छूकर देखा कि कहीं बुखार तो नहीं है। गोनू झा ने उनकी हथेली को पकड़ लिया और बोले,
पंडिताइन, एक बात बताओ, यदि मेरे पास यह धन दौलत ना होती तब भी क्या तुम मुझसे इतना ही प्रेम करती? पत्नी हतप्रभ रह गई। उन्होंने सोचा, ये क्या बात कर रहे हैं, कहीं किसी ने इनके कान तो नहीं भरे? फिर उन विचारों को दबाते हुए प्यार से बोली, आप कैसी बातें करते हैं? हमारे बीच जन्म जन्मांतर का संबंध है। धन दौलत की तो कोई बात ही नहीं। अगर दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और आप एक तरफ हों तो मैं हमेशा आपको ही चुनूंगी। उनकी बात सुनकर गोनू झा मुस्कुराए और उनका हाथ चूम लिया। कुछ क्षण पलकें बंद किए रहे, फिर बोले, जरा माँ को बुला दो। पत्नी चली गई और थोड़ी देर बाद माँ कमरे में आई। बहू ने उन्हें बेटे की चिंता बताई थी तो माँ स्नेह से भरकर सिरहाने बैठ गई और उनका सिर सहलाने लगी। गोनू झा ने अपनी आंखें बंद किए हुए माँ के हाथ को थाम लिया और पूछा, माँ, तुम मुझे इतना स्नेह क्यों करती हो? मेरे लिए इतनी बेचैन क्यों होती हो? गोनू झा की माँ ने बोलते हुए कहा, अरे बावले, ये कोई बात छुपाने की होती है क्या? तू मेरी कोख से पैदा हुआ है, मैंने तुझे दूध पिलाकर बड़ा किया है, मेरी गोद में खेलते खेलते तू बड़ा हुआ है। अगर मैं तेरी फिक्र न करूंगी तो कौन करेगा? गोनू झा वैसे ही चुपचाप आंखें बंद किए पड़े रहे। कुछ पल बाद माँ से बोले, माँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक और बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछ। तेरी हर बात मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं तेरी कोई भी बात का बुरा नहीं मानूंगी, माँ ने जवाब दिया। गोनू झा ने गहरे भाव से कहा, माँ, यदि मेरे पास ये संपत्ति न होती तब भी क्या तुम मुझसे यूं ही प्यार करती? यह सुनकर माँ के मुंह से एक सर्द आह निकल पड़ी। उनका हाथ कांपने लगा। हे भगवान, आज मेरे लाल को क्या हो गया है जो ऐसे अजीब सवाल कर रहा है? उनके मन में अनहोनी की आशंका ने जन्म लिया और वे फूट फूट कर रो पड़ी। उनके आंसू गोनू झा के माथे पर गिर गए। गोनू झा ने आंखें खोली और माँ को रोते हुए पाया, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को संभालते हुए कहा, माँ, रो मत। मुझे सिर्फ इतना बता दो, जब मेरे पास कुछ न होता तब भी क्या तुम मुझे यूं ही चाहती? मुझे जानना है कि संसार में जन का महत्व है या धन का। क्यों इतनी होड़ है? क्यों इतना छल कपट है? लोग क्यों दूसरों की तरक्की से जलते हैं? क्यों चारों ओर इस कदर आपाधापी मची रहती है? तुम तो बचपन से मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाती रही हो। अब जब मेरा मन इन सवालों से बेचैन है तो मुझे किससे पूछना चाहिए? माँ, तुम ही मेरी सब कुछ हो, मेरी जन्मदाता, मेरी गुरु भी। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उनके लिए गोनू आज भी वही नन्हा बच्चा था जो उनकी गोद में खेला करता था। उन्होंने प्यार से गोनू के बालों को सहलाते हुए कहा, बेटा, अब धन का मेरे लिए क्या मोल? तू है तो मेरा संसार है। मैं सिर्फ तेरी खुशियां देखना चाहती हूँ। इस तरह की बातें मत सोचा कर। इस तरह की बातें आदमी को संसार से विरक्ति की ओर ले जाती हैं। तू अभी जवान है, दुनिया की खुशियों में मग्न रह। कुछ मत सोच मेरे लाल। गोनू झा थोड़ी देर तक यूं ही लेते रहे, फिर बोले, जाओ माँ, तुम आराम करो, मैं ठीक हूँ, बस भोनू को भेज देना, मुझे उससे कुछ काम है। माँ ने महसूस किया कि शायद उनकी बातों का असर गोनू झा पर हुआ है और वे संतुष्टि से वहां से चली गईं। उन्होंने भोनू झा को भेज दिया। भोनू झा, जो पहले ही जानता था कि भैया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुरंत उनके पास पहुंचा। गोनू झा ने बिना आंखें खोले पूछा, भोनू, मेरे भाई, यदि तुम्हारा भैया इतना संपन्न नहीं होता तब भी क्या तुम मुझसे ऐसा ही सम्मान करता? भोनू झा का दिल दर्द से भर उठा। वह बोला, भैया, पुरानी बातों को भूल जाइए, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है। आपकी ममता और आशीर्वाद मेरे लिए धन से कहीं बढ़कर है। भोनू झा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भोनू, जाओ और जो कर रहे थे वह करो। मेरा मन कुछ बेचैन है, मुझे आराम की आवश्यकता है। सबसे कह देना कि मुझे कोई न जगाए। भोनू झा समझ गया कि भैया को शायद विश्राम की आवश्यकता है और वह धीमे कदमों से वहां से निकल गया। गोनू झा बिस्तर पर पड़े रहे जैसे कोई अचल पर्वत हो। दिन ढलता गया, शाम ने दस्तक दी और फिर रात की चादर बिछ गई। आकाश में चांद चढ़ने लगा। आधी रात का वक्त हुआ तब गोनू झा की पत्नी कमरे में आई और यह देख हैरान रह गई। गोनू झा का शरीर दिन की वही अवस्था में जड़वत पड़ा था। उनका मुंह खुला, हाथ तने हुए और ताने अकड़ी हुई थी। पत्नी का दिल जोर से धड़कने लगा। हे ईश्वर, यह क्या?
ऐसा सोचते हुए उसकी जुबान से एक दर्द भरी चीख निकली। माँ जी, भोनू, दैब रे दैब। वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसके विलाप की आवाज सुनकर गोनू झा की माँ कमरे में आई और भोनू झा भी वहां पहुंच गए। भोनू हक्का बक्का था और माँ ने जैसे ही अपने बेटे की तनी देह और बहू का विलाप सुना, वह भी बेहोश होकर गिर पड़ी। गोनू की पत्नी के विलाप की गूंज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। खबर आग की तरह फैल गई कि गोनू झा इस दुनिया से विदा हो गए। चारों ओर मातम का माहौल था। आसपास के घरों की महिलाएं भी आ पहुंची। कुछ गोनू झा की मां को होश में लाने का प्रयास करने लगी, तो कुछ गोनू झा की पत्नी के संग मिलकर विलाप करने लगी। गांव वालों ने गोनू झा के शरीर को उठाकर आंगन में रख दिया। गांव के कुछ लोगों ने एक बार फिर उनके मरने की सत्यता पर सवाल उठाते हुए हल्के स्वर में कहा, कौन जाने फिर से जी उठे, पहले भी तो मरकर वापस लौटे थे, मगर गर्मी का मौसम है, देह जल्दी उठ जाए तो अच्छा रहेगा। फिर गोनू झा की अंतिम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई। मशालें जलाई गई ताकि उनकी रोशनी में श्मशान यात्रा की जा सके। घर में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ था। गोनू झा की मां की आंसुओं की धारा थमने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि उनकी पत्नी अपने आंचल में मुंह छुपाए बिखरे स्वर में रुदन कर रही थी। भोनू जैसे पत्थर की मूरत बन गया था। स्तब्धता के आलम में गांव के युवकों से घिरा बैठा रहा। जब गोनू झा का शव स्नान हो चुका और लोग उन्हें उठाने लगे, मां ने रोते हुए भोनू से कहा, रे भोनू, गोनू की उंगली में जो सोने की अंगूठी है और कान में जो कनौसी है, उतार ले। अब तो बस ये चीजें ही हमारी यादगार बनकर रह जाएंगी। यह सुनकर भोनू ने चुपचाप अंगूठी और कनौसी उतार ली। तभी उनकी पत्नी ने विलाप करते हुए कहा, रे भोनू, उनके जनेऊ में संदूक की चाबी बंधी है, खोल लेना। इसी क्षण एक अजीब सा चमत्कार हुआ। गोनू झा के मुंह से धीरे धीरे आवाज निकली, हे राम, दीन बंधु। और वे उठकर बैठ गए। आसपास के लोग इस घटना को देख दंग रह गए। उन्होंने चुपचाप वहां से खिसकने में ही भलाई समझी और एक दूसरे को कोनी मारते हुए घर की ओर चल पड़े। गोनू झा को जीवित देख उनकी मां और पत्नी का दुख बर्फ सा पिघल गया। वे दोनों भगवान के प्रति श्रद्धांत हो गई। गोनू झा के चेहरों पर प्रसन्नता का रंग चढ़ाया। भोनू ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया और उन्होंने भोनू के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से थपथपाया। डर मत मेरे भाई, तेरा भैया अभी मरा नहीं है, जरा भाभी से कहना कि भोजन परोस दे। गोनू झा की पत्नी ने खाना गर्म किया और प्यार से थाली परोसी। जब वे खाने बैठे, उनकी मां पास ही हाथ में पंखा लेकर बैठ गई। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज एक बात समझ में आई कि जन से बढ़कर धन का महत्व है। आदमी चला जाता है मगर उसकी चीजें रहती हैं, ये अमूल्य है। ये सुनते ही सभी अवाक रह गए। गोनू झा ने चैन से भोजन किया और घर में जीवन लौट आया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। गोनू झा अपनी अद्भुत वाक्पटुता और बुद्धिमत्ता से सभी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। महाराज उनके विवेक और तर्क शक्ति के प्रशंसक थे। कठिन से कठिन परिस्थिति में गोनू झा की सलाह महाराज के लिए अनमोल साबित होती और वे उस पर अमल करते। नतीजतन जटिल समस्याएं भी सरलता से सुलझ जाती। अक्सर मिथिला नरेश अपने भरे हुए दरबार में गोनू झा के सुझावों की खुलकर प्रशंसा करते थे। समय समय पर गोनू झा को पुरस्कार भी मिलते, जो अन्य दरबारियों के बीच ईर्ष्या की आग को हवा देते। वे लोग हमेशा ही मौका ढूंढते रहते कि किसी तरह गोनू झा को नीचा दिखा सके। गोनू झा इस द्वेषपूर्ण माहौल से भली भांति परिचित थे, लेकिन उन्होंने कभी इन बातों को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। उनके स्वभाव में बेफिक्र रहना और जीवन का आनंद लेना ही रचा बसा था। एक बार मिथिला नरेश के दरबार में एक बहेलिया आया, जो अपने साथ एक अनोखा तोता लाया। ये तोता समय के अनुसार सटीक बातें बोलने में दक्ष था। जैसे सवेरे होते ही उसकी चहचहाहट गूंज उठती। सूरज उगाया पूरब दिशा में, जागो भैया, हुई सवेरा की बेला। किसी आगंतुक की आहट पर वह सावधानी से पूछता, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? थोड़ा ठहरो, स्वामी विश्राम कर रहे हैं। जब कोई महल से विदा लेता तो वह शिष्टता से बोलता,
आपसे मिलकर खुशी हुई, फिर से आइएगा, शुभ विदा। जब बहेलिये ने यह तोता महाराज को दिखाया तो उन्होंने पहले इसे साधारण समझा, लेकिन जैसे ही बहेलिये ने चुटकी बजाई, तोते ने कहा, महाराज की जय हो, हम आपकी सेवा में समर्पित है, आदेश करें महाराज। महाराज उस तोते की मनमोहक वाणी सुनकर दंग रह गए। उन्होंने बहेलिये से पूछा, यह और क्या क्या कह सकता है? इससे पहले कि बहेलिया कुछ कह पाता, तोता फुर्ती से बोला, बहुत कुछ महाराज। महाराज को तोता भा गया। बहेलिये ने बताया कि यह तोता स्थिति के अनुसार लगभग 100 अलग अलग वाक्य बोलने में सक्षम है। महाराज ने बहेलिये को तोते की मुंह मांगी कीमत देकर उसे विदा किया। महाराज के लिए यह तोता विशेष बन गया था। गहन प्रशिक्षण से सुसज्जित ये तोता दरबार की शोभा बन गया। महाराज ने सिंहासन के पास ही उसके लिए एक विशेष मेज रखवा दी। जब महाराज दरबार में आते तो तोते को भी पिंजरे में साथ लाया जाता। महल में भी उनका यह तोता साथ रहता। वक्त गुजरता गया और महाराज का इस तोते के प्रति स्नेह बढ़ता ही गया। अन्य राज्यों से आए अतिथियों के समक्ष महाराज गर्व से अपने तोते की रोचक और चमत्कृत कर देने वाली बातें सुनाकर उसकी विशेषता का प्रदर्शन करते। एक बार की बात है, महाराज को अचानक किसी जरूरी कार्यवश दरबार छोड़कर जाना पड़ा। रवाना होते समय उन्होंने दरबारियों को सख्त हिदायत दी कि वे तोते का पूरा ख्याल रखें और चेतावनी दी कि अगर तोते के साथ कुछ भी अनहोनी हुई तो परिणाम भुगतने होंगे। संयोगवश उस वक्त तक गोनू झा दरबार में नहीं पहुंचे थे। जब वे दरबार आए तो उन्होंने देखा कि सारे दरबारी उदास चेहरों के साथ मौन बैठे हुए थे। महाराज अनुपस्थित थे और तोता अपने पिंजरे में निर्जीव पड़ा था। गोनू झा ने एक दरबारी से सवाल किया, महाराज कहाँ है और यह तोते की क्या हालत है? दरबारी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, महाराज अचानक किसी जरूरी काम से निकल गए हैं। जाते जाते वे यह ताकीद कर गए थे कि तोते का ध्यान रखा जाए। साथ ही उन्होंने चेताया था कि अगर तोते के साथ कोई अनहोनी हुई तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हम सभी अपने अपने आसनों पर बैठे रहे और महाराज की वापसी की प्रतीक्षा करते रहे। इसी बीच न जाने कहां से एक पतला सांप आकर पिंजरे से लिपट गया। तोते की चीख पुकार सुनकर हमारा ध्यान गया, लेकिन हम कुछ कर पाते इससे पहले ही सांप ने उसे डस लिया। ये वृतांत सुनने के बाद गोनू झा गंभीर मुद्रा में जाकर अपने आसन पर बैठ गए। उनकी चुप्पी से चिंतित कुछ दरबारी उनके पास आए और पूछने लगे कि अब आगे क्या करना होगा। वे बोले, महाराज जब पूछेंगे कि तोते की मौत कैसे हुई तो हम सब क्या जवाब देंगे? गोनू झा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आप सभी विद्वान हैं, आपसे मुझे कोई सलाह देनी उचित नहीं लगती। दरबारियों ने उनके कटाक्ष को समझ लिया, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो उनकी वाक्पटुता के कायल थे। उन दरबारियों के आग्रह पर गोनू झा ने कहा, ठीक है, मैं अपने तरीके से महाराज को तोते की मृत्यु की सूचना दे दूंगा, लेकिन आपको मेरे कहे अनुसार ही चलना होगा। यदि आप में से एक भी व्यक्ति मेरी बात का पालन नहीं करेगा तो मैं इस मामले में हाथ नहीं डालूंगा। सभी दरबारियों ने एक स्वर में सहमति जताई। पंडित जी, आप जो भी कहें हम उसका अनुसरण करेंगे। गोनू झा ने निर्देश दिया, तोते का पिंजरा पहले दरबार से बाहर रखवा दीजिए। जब महाराज पिंजरे के बारे में पूछेंगे तो आप में से हर व्यक्ति केवल यही कहेगा कि पिंजरा बाहर है। फिर जब महाराज किसी को पिंजरा लाने के लिए कहेंगे तो वह व्यक्ति बाहर जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। सभी दरबारियों ने इस योजना को सहर्ष स्वीकार कर लिया और बोले, पंडित जी जैसा आप कहें वैसा ही होगा। महाराज के क्रोध से बचाने का उपाय तो बस आप ही जानते हैं। जब महाराज दरबार में लौटे तो उन्होंने देखा कि तोते का पिंजरा वहां नहीं था। उन्होंने दरबारियों से पिंजरे के बारे में पूछा तो सभी ने एक साथ उत्तर दिया, बाहर है। महाराज ने पूछा, क्यों, बाहर क्यों है? जाओ उसे ले आओ। उन्होंने एक दरबारी को संकेत दिया। दरबारी उठा और बाहर चला गया, परंतु वापस लौटकर नहीं आया। एक एक करके कई दरबारियों को भेजा गया, लेकिन उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आया। इस बीच महाराज की बेचैनी बढ़ती गई। आखिरकार उन्होंने गोनू झा से सवाल किया, मामला क्या है? क्या सचमुच तोता मर चुका है? गोनू झा ने नम्रता से कहा, महाराज मैं इस बारे में कैसे कुछ कह सकता हूँ, मेरी छोटी समझ के लिए ये बड़ी बात होगी। मिथिला नरेश बोले, आइए पंडित जी
चलकर स्वयं देख लेते हैं। गोनू झा तत्परता से उठे और महाराज के साथ हो लिए। दरबार से बाहर आते ही महाराज ने चारों ओर निगाह दौड़ाई और नजदीक ही रखा पिंजरा देख लिया। पिंजरे में तोता बेसुध पड़ा था। उसे देखते ही महाराज आश्चर्य से बोले, अरे ये तो वास्तव में मर चुका है। गोनू झा ने कहा, जब आप कह रहे हैं महाराज, तो निश्चित ही ऐसा ही होगा। महाराज समझ गए कि दरबारियों ने तोते की मृत्यु का समाचार उन्हें उनके क्रोध के भय से नहीं दिया। फिर वे दरबार लौटे और शेष बचे दरबारियों से बोले, मुझे तोते के निधन का बेहद अफसोस है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसकी मृत्यु के लिए आप में से कोई दोषी नहीं है। अब निसंकोच होकर बताओ कि अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे तोता मर गया। डरे सहमे दरबारियों में से एक ने हिम्मत जुटाकर सांप के काटने की पूरी घटना सुनाई। थोड़ी देर तक विचार मग्न रहने के बाद महाराज अपने सिंहासन से उठे और उस दिन के लिए दरबार स्थगित कर दिया। वे सीधे महल की ओर चल दिए। ये पहला मौका था जब गोनू झा दरबार से बाहर निकल रहे थे, तो सभी दरबारी उनके आगे पीछे चलते हुए उनकी प्रशंसा कर रहे थे। गोनू झा के कदमों में आज एक खास मस्ती झलक रही थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। जब कोई साधारण इंसान असाधारण ऊंचाइयों को छू लेता है, तो एक तरफ उसके प्रशंसकों की भीड़ उमड़ने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर उसे ईर्ष्या करने वालों की तादाद भी बढ़ जाती है। गोनू झा जब मिथिला नरेश के दरबार में विदूषक बनाए गए, तो आम दरबारियों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि महाराज गोनू झा से इस कदर प्रभावित हो जाएंगे कि वे हर समस्या पर उनसे मशविरा करेंगे। कुछ ही समय में गोनू झा ने अपनी विलक्षण बुद्धिमत्ता के बल पर महाराज के हृदय में एक विशेष स्थान बना लिया। उनकी सलाह हर कठिन परिस्थिति की रामबाण दवा बन गई। गोनू झा का यह प्रभाव इतना गहरा हो गया कि बाकी दरबारी उनके सामने बौने लगने लगे। इससे दरबारियों में जलन पैदा हो गई और वे हर समय इस फिराक में रहते कि कैसे गोनू झा को महाराज की नजरों में गिरा दें। एक दिन की बात है, मिथिला नरेश बीमार पड़ गए। उनकी चिकित्सा होती रही, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ होने में वक्त लग गया। महाराज बेहद कमजोर और दुबले हो गए। ज्यादा देर तक बैठने से वे थक जाते। दरबार में वे आते तो थोड़ी देर के लिए बैठते, महामंत्री को कुछ निर्देश देते और फिर आराम करने के लिए महल में लौट जाते। गोनू से ईर्ष्या करने वाले दरबारियों ने एक दिन आपस में गुप्त मंत्रणा की। उन्होंने सोचा कि महाराज अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और लंबी बीमारी के कारण उनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है। उनकी निर्णय लेने की क्षमता भी धूमिल हो चुकी है और वे अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित रहने लगे हैं। ऐसे में अगर उन्हें कोई ऐसा सुझाव दिया जाए जिसे अमल में लाना कठिन हो, और अगर किसी तरह वह मुश्किल काम गोनू झा के सिर मढ़ दिया जाए, तो यकीन मानिए गोनू झा की प्रतिष्ठा का विनाश निश्चित है। इस तरह गोनू झा के खिलाफ एक षड्यंत्र की नींव रखी गई। चालाक दरबारियों ने विचार किया कि महाराज से कहा जाए कि यदि वे प्रतिदिन शेर का दूध पिए तो उनकी सेहत तेजी से बहाल हो जाएगी। एक दरबारी महाराज के समक्ष यह प्रस्ताव रखेगा और बाकी दरबारी उसकी बात का समर्थन करेंगे, और जब महाराज इस सुझाव से प्रभावित हो जाए तो उनसे कहा जाए कि शेर का दूध लाने का जिम्मा सिर्फ गोनू झा ही उठा सकते हैं, क्योंकि दरबार में उनसे ज्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं है। अगले ही दिन जब महाराज दरबार में पधारे, तो दरबारियों ने अपनी चाल को अंजाम देना शुरू कर दिया। महाराज ने जैसे ही अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, एक दरबारी उठ खड़ा हुआ और बोला, महाराज कृपया अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, दवाइयां सही तरीके से लीजिए। क्षमा करें महाराज, मैं शायद अपने छोटे मुंह से बड़ी बात कर रहा हूँ, परंतु क्या करूँ, आपका यह हाल मुझसे देखा नहीं जाता। आप प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। जब वह दरबारी अपनी बात खत्म कर चुका, तो दूसरा दरबारी बोला, क्षमा करें महाराज, हमारे मित्र ने बिल्कुल सही कहा है। मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग करने का साहस करूं, परंतु मन में संकोच आ जाता था। हाल ही में जब जब मैंने आपको देखा, मेरे दिल में तरह तरह की चिंताएं जन्म लेने लगी। परमपिता आपको हर रोग से मुक्ति प्रदान करें। मगर महाराज, क्या आपने गौर किया है कि इन दिनों आपका चेहरा पीला पड़ता जा रहा है? इसके बाद तीसरे दरबारी ने खड़े होकर अपनी बात रखी।
महाराज, आप हमारे पालन करता है, हमारे रक्षक है, मिथिला की धड़कन है। यदि आपको कुछ हो गया तो पूरी मिथिला अनाथ हो जाएगी। फिर उसने दरबारियों की ओर मुड़कर ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, यदि आप में से किसी के पास महाराज के स्वास्थ्य को सुधारने का कोई उपाय हो तो कृपया उसे साझा करें। संयोगवश उस दिन गोनू झा अभी तक दरबार में नहीं पहुंचे थे, जिससे दरबारियों को अपनी चालें चलने का अवसर मिल गया। तीसरे दरबारी के आह्वान के बाद दरबार में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। सभी को मौन देखकर महाराज ने स्वयं कहा, बताइए, यदि आप लोगों के पास कोई उपाय हो तो निसंकोच बताइए। तभी दरबार का सबसे सुदृढ़ कर्मचारी बोला, महाराज, एक समय मैं भी गंभीर रूप से बीमार पड़ा था। वैद्य की चिकित्सा से कोई लाभ नहीं हुआ। तब मेरे शिकारी मामा ने मेरे लिए शेर का दूध जुटाया। बाघ का मांस घिसकर शेर के दूध में मिलाकर सुबह शाम मुझे दिया गया और उससे मेरी सेहत सुधर गई। महाराज में जिज्ञासा की एक नई लहर उमड़ पड़ी। उन्होंने पूछा, लेकिन शेर का दूध और बाघ का मांस लाया कहां से जाएगा? उसी क्षण एक दरबारी ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यह कार्य तो किसी अत्यंत चतुर व्यक्ति के बस का ही है। दूसरे दरबारी ने भी हामी भरते हुए कहा, दरबार में गोनू झा से अधिक चतुर व्यक्ति और कोई नहीं है। महाराज को यह बात उपयुक्त लगी। वे गोनू झा के आने की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही गोनू झा दरबार में आए, महाराज ने उन्हें आदेश दिया, पंडित जी, मेरे लिए प्रतिदिन 1 गिलास शेर के दूध का प्रबंध करें और यदि संभव हो तो थोड़ा सा बाघ का मांस भी लाएं। गोनू झा की आंखें अचंभे में फैल गई। कुछ कहने की कोशिश की, पर महाराज ने ठेठ स्वर में कह दिया, न कोई अगर मगर, ये कार्य तुम्हें हर हाल में करना ही होगा। गोनू झा मौन साध गए। आखिर कहते भी क्या? दरबार से लौटकर घर पहुंचे तो मन में एक बोझ सा लेकर बैठे रहे। उनकी यह उदासी देखकर पंडिताइन ने पूछा, आखिर मामला क्या है? तब गोनू झा ने उन्हें सारी व्यथा सुना दी। यह सुनकर पंडिताइन ने मुस्कुराते हुए कहा कि चिंता त्यागे, सब सामान्य रहेगा। उसने आश्वासन दिया कि आज रात में ही वह इस कठिनाई का हल ढूंढ निकालेगी। गोनू झा ने हैरानी से पूछा, मगर कैसे? पंडिताइन ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप इस कैसे की फिक्र छोड़िए, कल सुबह से खुशी खुशी दरबार जाए, बस। इसके बाद उसने गोनू झा को भोजन करवाया और फिर एक थापी और गंदे कपड़ों की गठरी लेकर सीधे महाराज के सरोवर की ओर चल पड़ी। रात के सन्नाटे में महाराज के शयन कक्ष के नजदीक वाले सरोवर के किनारे बैठकर वह जोर जोर से थापी से कपड़े पीटने लगी। थापी की तेज आवाजों से महाराज की नींद भंग हो गई। उन्होंने पंडिताइन को पकड़कर अपने सामने हाजिर करवाया। पंडिताइन को इस तरह रात में वहां देखकर महाराज हैरान रह गए और पूछ बैठे, ये क्या कर रही हैं आप? इतनी रात गए रात सरोवर में कपड़े क्यों धो रही हैं? पंडिताइन ने निडरता से उत्तर दिया, महाराज, दरबार से लौटते ही पंडित जी ने एक नवजात को जन्म दिया है। उनकी देखरेख के बाद गंदे कपड़े धोने यहाँ आ गई हूँ। महाराज के चेहरे पर अविश्वास की छाया पसर गई। उन्होंने हैरानी से कहा, अरे, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कोई पुरुष भला बच्चे को जन्म दे सकता है? ये तो असंभव है। पंडिताइन ने तुरंत उत्तर दिया, तो फिर जब शेर दूध दे सकता है तो पुरुष बच्चा क्यों नहीं दे सकता? यह सुनते ही महाराज का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अगले दिन दरबार में उन दरबारियों की शामत आ गई जिन्होंने शेर के दूध की सलाह दी थी। उनकी दयनीय दशा देखकर गोनू झा मन ही मन मुस्कुरा रहे थे।